नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज वीडियो के प्रारंभ में मैं कुछ यक्ष प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहला प्रश्न, जो कि आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लाजमी हो गया है पूछना, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ये पूछूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो प्रश्न ये है दोस्तों कि क्या इस देश के प्रवासी श्रमिक, जिनको राष्ट्र का निर्माण करने वाला कहा जाता है, जिनकी इज्जत की जाती है, ये कम से कम कागजों में बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूं, इस देश में प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूरों के हक की बात की जाती है। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या वाकई में इस देश के सियासतदान मजदूरों के पलायन को लेकर संवेदनशील हैं? क्या इस देश के नागरिक भी संवेदनशील हैं? क्या उनके मुद्दे जो वो उठाते हैं श्रमिकों के लिए, क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित हैं? क्या हमारे तमाम सियासतदान जो कि टीवी स्क्रीन पर आते हैं रोजाना शाम को, सुबह को, क्या वो सिर्फ भाषणवीर ही बनकर रह जाते हैं या वो हकीकत में भी कुछ काम करते हैं? या जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से तमाम स्टेटस लगाते हैं, अपनी व्हाट्सएप डीपी चेंज करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, क्या वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ही ट्विटर वीर हो या व्हाट्सएप वीर तक ही तो सीमित नहीं रह जाते? आखिर हकीकत क्या है? आइए इस बात का विश्लेषण करते हैं, आइए इस मुद्दे की तह तक जाते हैं। जो पहला यक्ष प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि क्या इस देश के मजदूरों के पास जीने का अधिकार है, तो मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि जो अधिकार उनको बुनियादी तौर पर हमारे संविधान ने दिए हैं वो तो हम कब का छीन चुके हैं। आज हमारे देश के प्रवासी श्रमिकों के पास स्वच्छ जल का अधिकार नहीं है, इस देश के प्रवासी श्रमिकों के पास स्वच्छ भोजन का अधिकार नहीं है, इस देश के प्रवासी श्रमिकों के पास एक अच्छे वातावरण में कार्य करने की भी जो सुविधा है, जो हक है, वो भी उनके पास नहीं है। तो आखिर उनके पास जो एक अधिकार बचता था वो ये अधिकार था कि उनके पास जीवन जीने का अधिकार था, और वो भी अधिकार छिनता जा रहा है। इस चीज की तस्दीक करते हैं ये आंकड़े। आप सबको महाराष्ट्र का औरंगाबाद याद होगा। औरंगाबाद में कुछ ही दिनों पहले एक मालगाड़ी ने 16 श्रमिकों को कुचल दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी रोडवेज की बस ने 6 श्रमिकों को कुचल दिया। मध्य प्रदेश के सागर में भी ट्रक पलटने से 8 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद यूपी के औरैया में ही कल ही की घटना है, जहां पर एक डीसीएम सड़क किनारे खड़ा हुआ था और पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उस डीसीएम में सो रहे, जो चूने की बोरियां थी उस पर सो रहे श्रमिकों की मौत हो गई। 26 श्रमिकों की मौत हो गई। और ऐसी तमाम घटनाएं इस 54 दिनों की लॉकडाउन के भीतर सामने आई हैं, जो कि यकीनन इस देश में कितनी बड़ी त्रासदी है उसकी तस्दीक करती है। इस देश में दोस्तों ऐसे तमाम शहर हैं जो कि औद्योगिक शहर हैं, जहां पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं, और वो इस लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण, रोजगार छीने जाने के कारण अपने अपने शहरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। वो वापस अपने अपने गांवों पर लौटने के लिए, पलायन करने के लिए विवश हैं। और ऐसे में जब वो गांव की तरफ अग्रसर होते हैं तो रास्ते में कुछ दुर्घटना हो जाती है उनके साथ, और जिसमें उनको प्राण भी गंवाने पड़ जाते हैं। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों कि इस देश में 12 करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में। और ये संख्या कितनी अधिक है इसको आप समझने के लिए सिर्फ ये समझिए कि ये यूरोप के बड़े बड़े देश यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनके देशों की जो जनसंख्या है उनसे भी अधिक है। इस देश में 94% मजदूर ऐसे हैं जो कि देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी शामिल हैं, उपस्थित हैं, जो कहीं पर भी पंजीकृत नहीं है। इसी देश में कई सारे ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। आखिर ये त्रासदी इस देश के भीतर कैसे हुई? दोस्तों, मैं तो एक और बात मानता हूं कि इस देश में जो कोरोना वायरस आया वो इस देश के सिस्टम यानी इस देश की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, उसको उसने एक्सपोज कर दिया। हमारे सिस्टम में कितने सारे लूप होल्स हैं, कोरोना वायरस के एक झटके ने उसको एक्सपोज कर दिया। अब आपको पता चला होगा कि हमारे सिस्टम कितना कमजोर है, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण कितना अधिक है, यह आपको पता चल रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ निष्पक्षता के साथ विश्लेषण करूंगा, क्योंकि मैं दोनों पक्ष की बात करूंगा।
अभी मैंने आपके सामने श्रमिकों की बात रखी, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा सरकार की भी। सरकार ने दोस्तों कुछ योजनाएं लागू करी है, कुछ योजनाओं की घोषणा करी है। आप सभी जानते हैं कि देश के वित्त मंत्री जो 20 लाख करोड़ का जो बड़ा आर्थिक पैकेज है, उसके सिलसिले में ही रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और उसके अंतर्गत बिना राशन कार्ड के तकरीबन 8 करोड़ श्रमिकों को मुफ्त 2 महीने तक अनाज मिलेगा। और अनाज में 5 किलो या तो चावल होगा या फिर गेहूं होगा। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना भी निःशुल्क तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो देश में एक पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसके तहत सुगम जो यात्राएं जिनको करनी है उसके तहत वहां पर रजिस्टर करें और वो श्रमिक उस पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा दोस्तों मनरेगा के तहत जब मजदूर अपने अपने गांव में पहुंचेंगे तो उनको सरकार की जिम्मेदारी होगी राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके कि वो समन्वय स्थापित करें और तमाम सुविधाओं के साथ मनरेगा के तहत, इसी योजना के तहत उन श्रमिकों को रोजगार भी मैसर करवाए, प्रोवाइड करवाए, उपलब्ध करवाए। इन सब योजनाओं को दोस्तों लागू करने में तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की राशि का खर्च आएगा। इसके अलावा अतिरिक्त तौर पर 11,000 करोड़ रुपए की राशि को भी आवंटित किया है केंद्र सरकार ने, जिसके तहत जो मजदूर जो यात्रा कर रहे हैं, जो कि पलायन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, उनको पका हुआ खाना मिले, उनको रहने की व्यवस्था मिले, ठहरने की व्यवस्था मिले। इसी के साथ साथ जो भी साधन उन्हें चाहिए उसकी भी व्यवस्था मिले। इसके अंतर्गत पैसा उन्होंने आवंटित किया है, लेकिन पैसा उन्होंने मजदूरों के हाथ में नहीं दिया दोस्तों। यह सबसे बड़ी त्रासदी है। अब आखिर आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि जब केंद्र सरकार ने तमाम इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करी है तो आखिर ये जो श्रमिक हैं ये बेसब्र क्यों हो रहे हैं, ये बेचैन क्यों हो रहे हैं? और इसका उत्तर एक ही है, और इसका उत्तर है विश्वास। ये 3.5 अक्षरों का शब्द विश्वास बहुत ही गहरा शब्द है, बहुत ही बड़ा शब्द है। दिखने में छोटा है लेकिन ये बड़े बड़े देशों की सत्ता को गिरा देता है, परिवारों को तोड़ देता है। इसी विश्वास के दम पर ही लोग सियासतदानों को चुनते हैं जो कि भविष्य में उनका नेतृत्व करते हैं, जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसी विश्वास के तहत ही लोग संकल्प लेते हैं कि वो किसी भी योजना को बनाएंगे और फिर सफलता प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के दम पर ही लोग संकल्प लेते हैं, लेकिन जब यह विश्वास डगमगाता है तो यकीनन बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि दुर्घटना होती है। और इसी को सत्यार्थ करता है ये सामने आज की वर्तमान परिस्थितियां। देश के मजदूरों को ये बात पता है कि जो भी योजनाओं की घोषणा की जा रही है वो सही तरीके से नीचे के लेवल पर यानी ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर नहीं लागू होगी। और ये बात, इतिहास इस बात का गवाह है कि देश में भ्रष्टाचार इस मात्रा में बढ़ा हुआ है कि देश में यदि सही नियत के साथ भी कोई योजना को लागू किया जाएगा तो वो नीचे आते आते ग्राउंड लेवल तक, वो आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण वो योजना लागू नहीं हो पाती है। इसी के साथ साथ तो देश में आपराधिक मामलों के लोग हैं जो कि देश की संसद तक बैठे हुए हैं, वो भी इस योजना को सही तरीके से लागू नहीं करते हैं। और इसी कारणवश इस देश के मजदूर अब निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि उनको पता है कि उनके पास कोई योजना नहीं पहुंचेगी, और इसीलिए वो तैश में आकर ये कदम उठाते हैं कि वो पैदल जाने को मजबूर है अपने घरों में, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर है। श्रमिकों के अधिकारों की आवाज भी इस देश के तमाम न्यायालयों की दहलीजों पर आकर बिखर जाती है, अपना दम तोड़ देती है। जो भी याचिकाएं दायर की जाती हैं वो या तो सुनवाई नहीं होती है, उनको खारिज कर दिया जाता है, और अगर उनकी सुनवाई हो जाती है तो उसका निर्णय आने में सदियां बीत जाती हैं, और तब तक कई सारे श्रमिक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस देश का मीडिया भी उन खबरों को प्रमुखता के साथ नहीं दिखाता है, शायद उसमें कोई टीआरपी नहीं होती, शायद उसमें कोई मसाला नहीं होता। इसी कारणवश मजदूरों की आवाज जिसको मीडिया को पहुंचाना चाहिए, बनना चाहिए, वो नहीं बन पाती है। इसके अलावा कोई भी मानवाधिकार का संगठन तमाम उल जरूल चीजों पर तो अपना आवाज बुलंद करता है, लेकिन मजदूरों के अधिकारों के लिए उसके पास समय नहीं है। इस देश का यही दुर्भाग्य है। ये सब आपको सोचना होगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ विजुअल्स मैंने ऐसी भी देखी हैं जो कल सामने आई कि वहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे अपनी मां के शव के पास बैठे हुए हैं और वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। यकीनन वो तस्वीरें मैंने अपनी वीडियो में नहीं लगाई क्योंकि वो आप सबको वाकई में विचलित भी करती। उनके जो शव पड़े हुए थे वो आपको विचलित करते, और जिस प्रकार से वो बच्चे रो रहे थे, वाकई में वो गूंज अगर हमारे देश के सियासतदानों के गलियारों तक पहुंच जाए
बड़े बड़े विधानसभाओं के भवनों तक पहुंच जाए, उनके गलियारों तक, तो यकीनन बहुत बड़ी कृपा होगी श्रमिकों पर। लेकिन वो आवाजें भी, वो चीख पुकार भी नहीं पहुंच पाती उन पर। ये सब सोचने का विषय है, ये सब चिंतन करने का विषय है कि कैसे लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, और साथ ही साथ व्यवस्था आजकल की कैसी है, ये भी सोचने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।